तो यहाँ पे ये जो फ्यूज है ना दोस्तों, ये हमने फ्यूज को यहाँ पे लगा दिया हूँ। लगाने के बाद आप जो आपको मैं बोलने जा रहा हूँ इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, और जो भी दिखाने जा रहा हूँ ना आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है या मेन पॉइंट है कि कैसे हम एक एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर एसएमपीएस से जुड़ी हुई 5 ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी प्रकार के एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए। और इस 5 पॉइंट को आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस्तेमाल में लेने वाला हूं ये वाली पीएफसी पावर सप्लाई, जो कि एलईडी टीवी के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। वो 5 पॉइंट क्या है, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी 5 पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीडी एलईडी टीवी का पावर सप्लाई के बारे में नहीं है। दुनिया में या हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जितने भी एसएमपीएस पावर सप्लाई देखने को मिलता है, सारे जगहों पे आप इस 5 पॉइंट को इस्तेमाल में ले सकते हो। तो चलिए एक एक करके सभी 5 पॉइंट के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, और किस टाइप से हम लोग उस 5 पॉइंट को अपने एसएमपीएस रिपेयरिंग के दौरान इस्तेमाल में लेंगे, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली इसी वीडियो के जरिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आप पावर सप्लाई देख रही हो, मान लीजिए ये पावर सप्लाई डेड कंडीशन में या खराब कंडीशन में है, और ये भी है क्योंकि मैं इसको रिपेयर करने जा रहा था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कभी एक भी वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए, ताकि हमारे जो फॉलोअर्स है उनको एसएमपीएस रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके। मैं जब इसको रिपेयर करने ही लगा था, देखिए कि यहाँ पे मैंने एक फ्यूज को डाल के रखा हूँ। ये फ्यूज क्या है कि ये फ्यूज यहाँ से ब्रेक हो चुका है, यानी कि ओपन हो चुका है, जिसके बाद एक टेक्नीशियन ने इसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारा ट्राई किया था, कोशिश भी किया था। यहाँ पे जो फ्यूज है ना, फ्यूज को भी इसको शॉर्ट करके देखा था, फिर भी ये रिपेयर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने जब इसका बैक साइड को देखा तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स मिसिंग है, जो कि यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ था, एक दूसरे से आपस में लगा हुआ था, जिसके बाद इसको खोलने के बाद ये फिर भी ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक और भी पावर मॉसफेट यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, इसका नीचे यहाँ पे देखिए, ये भी इसने खोल के देखा था, फिर भी ये रिपेयर नहीं हुआ था। तो अगर हम बात करें किसी भी एसएमपीएस को रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो देखिए मान लीजिए कि ये पावर सप्लाई आपके पास रिपेयर होने के लिए आया है, पहली बार आप इसको रिपेयर करने जा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है कि इस वाली बोर्ड के अंदर कहाँ पर खराबी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस वाली एसएमपीएस के आउटपुट से हमें या आउटपुट के लिए 2 कनेक्टर लगाया गया है। जाहिर सी बात है, 2 कनेक्टर लगा हुआ है, मतलब 2 जगहों से इस वाली पावर सप्लाई के अंदर से आउटपुट निकलेगा। उसके बाद और एक चीज़ अगर हम देखने जाएंगे कि यहाँ पे हमारा 2 चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर अगर 2 चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इस मान लीजिएगा कि इनपुट के बाद जो मेन स्विचिंग मॉसफेट होता है ना, उसके बाद 2 अलग अलग जगहों से हमारा ये भाग हो जाती है सप्लाई। इसके लिए हमें 2 अलग अलग जगह पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। अगर सिर्फ प्राइमरी सेक्शन के अंदर जो मेन स्टार्टिंग सप्लाई होता है, जहाँ पे पीडब्ल्यूएम सेक्शन होता है ना, उसी जगह पर खराबी होंगे, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस वाली पावर सप्लाई के आउटपुट से हमें कितना वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा मेन आउटपुट पावर सप्लाई है, और यहाँ पे बैकलाइट को चलाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। अगर ये ठीक हो गया तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा से फोकस करना पड़ेगा जो मेन सप्लाई है वो बन रहा है कि नहीं, और मेन सप्लाई को बनाने के लिए हमें एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। तो मेन सप्लाई यहाँ पे कितना आउटपुट होगा हमें यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13.2 वोल्ट आउटपुट होगा। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से हमारा ये 13.2 वोल्ट आउटपुट होगा। मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारा 13 वोल्ट का आउटपुट सप्लाई ये निकलेगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये सारे के सारे कितने वोल्टेज का लगा हुआ है आप देख भी सकते हो, 25 वोल्ट का लगा हुआ है। मतलब हमारा यहाँ से 12-13 वोल्ट का आउटपुट हमें करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे हमें ये पता चल गया है कि इस पावर सप्लाई के अंदर से आउटपुट में हमें 12 से 13 वोल्ट आउटपुट करने होंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है किसी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, वो दूसरे पॉइंट की आपको ये जानकारी लेना पड़ेगा कि जिस पावर सप्लाई को आप रिपेयर करने जा रहे हो वो पावर सप्लाई किस टाइप का है, नॉर्मल टाइप का है या वो पीएफसी टाइप का है। नॉर्मल टाइप के अंदर क्या होता है कि हमें एक ही वोल्टेज आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो इधर से एक और 2 चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पीएफसी पावर सप्लाई।
पीएफसी पावर सप्लाई का खासियत यही है कि अगर यहाँ से आउटपुट के लिए ये जो मेन पावर मॉसफेट लगा हुआ है ना, इस तक तो एक ही सप्लाई रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारा इस साइड में एक डिवाइडेड हो गया, एक इस साइड में डिवाइडेड हो गया, तो दोनों का आउटपुट के अलग अलग लोड के लिए ना 2 चॉपर ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया गया है। बैकलाइट के अंदर हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, इसलिए इसके अंदर चॉपर ट्रांसफार्मर भी बड़ा साइज का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे हमारा छोटा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल में लिया गया है। ये आपको सबसे पहले पहचान में आना पड़ेगा। अगर पहचान लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पहचान में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको जो प्रोसेस में अगले बताने वाला हूँ ना, वो प्रोसेस को फॉलो करिएगा, आप बहुत ही आराम से किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर कर पाओगे, चाहे वो छोटे से छोटे और बड़ा सा बड़ा क्यों ना एसएमपीएस पावर सप्लाई हो। तो हमारा 2 नंबर पॉइंट में भी पता चल गया है कि हमें 2 नंबर पे टाइप पता करना है कि किस टाइप का हमारा पावर सप्लाई है। तो हमें पता चल गया है कि ये हमारा पीएफसी टाइप का पावर सप्लाई है। अब हमारे लिस्ट में 3 नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है कि चेक फिजिकल डैमेज कंपोनेंट्स, यानी कि हमें अब ये चेक करना पड़ेगा कि इस वाली पावर सप्लाई के अंदर कोई भी फिजिकली कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हुआ है कि नहीं। फिजिकली डैमेज प्रोडक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए पावर सप्लाई खोलते ही आपको देखने को मिल रहा है ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फूला हुआ है, ब्लास्ट हो गया है, तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ कैपेसिटर ही नहीं, कई बार हमें देखने को मिलता है ये जो आप देख रहे हो ना ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर कई बार फट जाती है। उसके साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है ये जो आप डायोड देख रहे हो ना, कई बार हमें डायोड भी फटने का या ये बर्न हो जाती है, ये देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ ये जो आप रजिस्टर देख रहे हो ना, ये रजिस्टर भी कई बार हमें ये बर्निंग देखने को मिलता है, बर्निंग मतलब जल जाती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ है, कई बार मॉसफेट भी हमें बर्निंग देखने को मिलता है या फटा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें ये कॉयल की, तो कॉयल आपको फटा हुआ तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जला हुआ जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फिजिकल डैमेज में जो कंपोनेंट्स मिलता है ना, वो है हमारा कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा वोल्टेज अगर आ जाती है तो यहाँ से ऊपर से बंप हो जाती है, यानी कि फूल जाती है, सबसे ज़्यादा उसी पर ही हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ जो अगर छोटा कंपोनेंट्स हुआ, कोई भी मतलब ये एसएमडी कंपोनेंट्स हुआ, तो वो कि ना आपको खाली आंखों से देखने को नहीं मिलेंगे कि हमारा ये कंपोनेंट्स खराब हुआ है या बर्न हो गया है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल में लेता हूँ हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर पता चलता है कि थोड़ा सा भी बर्निंग हमें देखने को मिलता है ना, तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से हमें वो पता चल जाते हैं। वो आपको पावर सप्लाई के अंदर कोई भी पावर देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्केट में एक थर्मल कैमरा मिलता है, वो आपको मतलब अंदर से अगर शॉर्ट हो गया है कोई भी कंपोनेंट्स तो आपको उस थर्मल कैमरे के जरिए पता चलता है। लेकिन थर्मल कैमरा मैक्सिमम टाइम एसएमडी कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल में ही लिया जाता है। हमारे पास अभी तक कोई भी थर्मल कैमरा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि हम अपने सर्विस सेंटर पर लैपटॉप का भी रिपेयरिंग का काम शुरू करने वाला हूं और आईफोन का भी रिपेयरिंग का काम शुरू करने वाला हूं। ये इसीलिए हमारे पास बहुत ही महंगा टूल्स आने वाला है, उस टूल्स के बारे में आपको बताते रहूँगा। तो ये तो हमारा पता चल गया है कि फिजिकल डैमेज कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें एक भी कोई भी फिजिकल डैमेज कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है ना, मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है। ये जो कैपेसिटर के ऊपर आप ध्यान दीजिए, आप देखने को मिल रहा होगा कि कैपेसिटर में थोड़ा सा हमें गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। मतलब हमें इस कैपेसिटर को भी चेंज करना पड़ेगा अगर इस पावर सप्लाई को हमें ठीक करना हो तो। उसके बाद अगला जो हमारे सामने पॉइंट निकाल के आते हैं 4 नंबर पे, वो है चेक शॉर्ट कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स आपको तो मिल गया है कि ऊपर से ही देखने को मिल जाएंगे कि हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या खराब है। लेकिन जो हमारा अंदर से जो इंटरनली शॉर्ट हो जाते हैं ना, तो आपको खाली आंखों से देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको माइक्रोस्कोप के जरिए देखने को मिलेगा। ये आपको पूरा का पूरा आपको चेक करना पड़ेगा टूल्स के मदद से, जो कि ये हमारा मल्टीमीटर, यही एक मल्टीमीटर है। मतलब इस मल्टीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मल्टीमीटर आपके पास है ना, तो बहुत ही आराम से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट्स खराब हो गया है। लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी आपके पास रहना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट्स का सिम्टम्स कैसा है। जब हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट्स खराब है, कौन सा कंपोनेंट सही है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई कंपोनेंट्स बीप दे रहा है, मतलब वो कंपोनेंट सही है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि कहीं हमारे कंपोनेंट्स देखने को मिलता है, अगर वो बीप साउंड दे तो वो सही है, और कोई और भी कंपोनेंट्स देखने को मिल रहा है उसके अंदर अगर हमें बीप साउंड देखने को मिलेगा, मतलब वो खराब है। मतलब आपको ये जानकारी लेना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट्स को हम चेक करेंगे तो हमें किस टाइप से चेक करना होता है। तो मैं थोड़ा सा जो बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में है ना, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड बुक तैयार कर रहा हूँ। तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन मैं खुद उस बुक को पढ़ रहा हूँ। अगर कहीं से भी गलती होंगे तो उसको मैं रिमूव करने के लिए
मैं उसको खुद ही पढ़ रहा हूँ, 3 लैंग्वेज में मैं उस ई बुक को बना रहा हूँ। और क्या है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अपना करियर को बनाना चाहते हैं ना, कई बार वो लोगों को मतलब रिसोर्सेज नहीं मिलता है कि ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेंगे, कौन सा कंपोनेंट किस काम के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया है ना, इस कैपेसिटर को यहीं पे क्यों लगाया गया है, ये सारे जानकारी मैं उस ई बुक के अंदर डाल दिया हूँ। और जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे चेकिंग का प्रोसेस, मैं आपके सामने आकर उस वाली बुक आपको कहाँ से मिलेंगे सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे। और कौन कौन सा चैप्टर मैंने उस ई बुक के अंदर डाला हूँ ना, सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे। खास करके मैंने उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक को ना स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान में रखते हुए बनाया हूँ, क्योंकि उसका कीमत बहुत ही मैं कम रखूंगा। जो लोग स्टूडेंट है या इस पढ़ाई लिखाई फील्ड में है ना, उनको पता चलेगा कि ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसा भी लोग होता है कि कंपोनेंट्स के ऊपर जानकारी लेने के लिए रिसोर्सेस नहीं मिलता है। कई बार मतलब जाएंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए तो उतना ज़्यादा क्षमता नहीं है स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो उसके लिए मैं उस वाली ई बुक को बना रहा हूँ 3 लैंग्वेज में, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर एसी सप्लाई इनपुट होता है। जैसे कि इस वाली एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर यहाँ से हमारा एसी सप्लाई इनपुट हो रहा है, तो यहीं से हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना है। तो मान लीजिए कि ये हमारा फ्यूज, और फ्यूज आपको देखिए, अगर हमको फ्यूज को चेक करना है तो इसके लिए हमें इसके अंदर से बीप साउंड आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, इस मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज पर रख देता हूँ, क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। इसलिए हमारा ये मल्टीमीटर डायोड रेंज और बीप रेंज और ओम रेंज तीनों एक ही साथ मौजूद है। इसलिए हमको ये भी पता चलेगा कि कितने ओम्स पर ये हमारा फ्यूज शॉर्ट है या ये हमारा कंपोनेंट से शॉर्ट है। कहीं कहीं का टेक्नीशियन के पास कोई दूसरा टाइप का मल्टीमीटर होता है, तो वो लोग क्या करता है कि किसी किसी ने सिर्फ और सिर्फ जो कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करते हुए सारे कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, और कोई कोई टेक्नीशियन ओम रेंज पर अपने मल्टीमीटर को सेट करके सारे कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। लेकिन मेरे को ज़्यादा पसंद है कि इस टाइप का मल्टीमीटर, ऑटोमेटिक मल्टीमीटर, जिसके अंदर जो ओम्स और कंटिन्यूटी और डायोड तीनों एक साथ ही मौजूद हो, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा बीप साउंड दे रहा है कि नहीं, और कितने ओम्स पर बीप साउंड दे रहा है, ये भी हमें बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है। जिसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यही वाला कंपोनेंट परमानेंटली 100% ख़राब हो चुका है। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे पीछे साइड पर इसके अंदर ये फ्यूज़ को मैंने लगा के रखा हूँ। देखिए ये फ्यूज़ को लगा के रखा हूँ, मतलब इसका मतलब इसके अंदर बीप साउंड आना चाहिए। देखिए दोनों लेग पर हमने टच करा, यहाँ पे बीप साउंड देखने को मिल रहा है, मतलब ये वाला फ्यूज एकदम बिल्कुल सही है। मैं इस वाले फ्यूज को मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी देखिए हमने इसको ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद जब ये जो फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पर ना, तो इस फ्यूज का दोनों लेग्स पर मैं टच करता हूँ। देखिए कोई भी फ्यूज के अंदर से बीप साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा फ्यूज बिल्कुल ख़राब हो चुका है और ये चलने के लिए लायक नहीं है, हमें इस फ्यूज को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और उसी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, अगर हम इस कैपेसिटर को चेक करना है तो ये इसका 2 लेग्स होता है, दोनों लेग्स के अंदर हम टच करेंगे। देखिए टच करा तो यहाँ पे हमें कोई भी बीप साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है, और मल्टीमीटर पे आपको देखने को मिल जाएगा OL लिखा आ रहा है। OL का मतलब होता है ओवरलोड, और ओवरलोड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू है ना बहुत ही ज़्यादा है, और कैपेसिटर का वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए हमें कैपेसिटर टेस्टर की जरूरत होता है। तो ये जो फंक्शन अभी मैंने सेट करके रखा हूँ, इसके अंदर कैपेसिटर मेजरमेंट करने के लिए फंक्शन नहीं है, इसलिए OL दिखा रहा है, मतलब ओवरलोड दिखा रहा है। मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा मॉसफेट है लगा हुआ है ना, मॉसफेट का 3 लेग है, तो मॉसफेट को चेक करने के लिए एक प्रोब को मैं बीच वाली जो लेग्स है उस लेग्स पर टेस्ट करेंगे, और दूसरे बाकी जो हमारा प्रोब है ना, इस प्रोब को हम दूसरे एक एक लेग्स पर टेस्ट करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए कोई भी हमें यहाँ पे बीप साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.539 यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, जो कि डायोड रेंज का वैल्यू है। मतलब ये जो लेग्स है ना बिल्कुल एकदम एक नंबर का है, मतलब ये सही कंडीशन में है। उसके बाद अगला जो एक पॉइंट है उसके ऊपर मैं टच करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1.772 दिखा रहा है, मतलब ये भी हमारा लेग्स के अंदर जो भी आना चाहिए वैल्यू आ रहा है, मतलब ये हमारा सही कंडीशन में है, मतलब मॉसफेट हमारा एकदम एक नंबर कंडीशन में है। अब बात करें यहाँ पे देखिए एक एक कंपोनेंट्स लगा हुआ है 3 लेग का, देखने को लग रहा है कि ये हमारा कोई मॉसफेट होगा, लेकिन ये कोई मॉसफेट नहीं है दोस्तों, ये एक हमारा डायोड है। तो इस डायोड को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोब को इसका यहाँ पे रखना पड़ेगा, दूसरे को हमारा यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमें कोई भी बीप साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ यहाँ पे टच करेंगे ना, तो अब हमें बीप साउंड मिल रहा है, मतलब ये हमारा डायोड बिल्कुल 100% ओके है। देखिए यहाँ पे दो, एक्चुअल में क्या होता है ना, 2 डायोड को एक साथ कंबाइन करके इस टाइप का चीज़ को बनाया जाता है 3 लेग वाला।
इसलिए डार्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ये हमारा मॉसफेट है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको सारे जो इंटरनली शॉर्ट हो चुका है कंपोनेंट्स को ना एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, और चेक आप तभी कर पाओगे जब आपको इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा। इसलिए आपके सामने बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कुछ दिन रुक जाइए, जैसा ही हमारा बुक पब्लिश होगा ना आप ले लीजिएगा। उसके अंदर आपको बहुत सारे जानकारी इससे देखने को मिलेंगे जो कि आपको स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया होगा, जो कि मैंने खुद भी पढ़ चुका हूँ। कॉलेज में पॉलिटेक्निक किया हूँ, उसके बाद हमें डिप्लोमा डिग्री किया हूँ ना, तब जो चीज़ हमें सिखाया गया था ना उससे कई गुना ज़्यादा मैंने उस वाली ई बुक के अंदर डाल दिया हूँ। तो चलिए अब अगला पॉइंट की बात करें, जो हमारा 4 नंबर पॉइंट हो चुका है, अब लास्ट में पॉइंट बच रहा है। लास्ट में पॉइंट ये है कि ट्रेस द सप्लाई लाइन फॉर द वोल्टेज ड्रॉपिंग। तो ये भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। इसका लास्ट नंबर का जो पॉइंट है ना, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि इस वाली पावर सप्लाई को हमें रेडी करना है, ठीक करना है, तो हमें यहाँ इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट्स खराब मिला है, ये हमारा फ्यूज। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें इस फ्यूज को लगा देंगे, और लगाने के बाद हमें वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। तो वोल्टेज को हमें कैसे चेक करना है ना, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस फ्यूज़ को यहाँ पे लगा दूंगा, क्योंकि फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। जैसे ही मैं इसको फ्यूज़ को यहाँ पे लगाऊंगा ना, तो यहाँ से जो भी एसी सप्लाई हम इनपुट करेंगे ना, तो आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस वाली पावर सप्लाई को ना सीरीज पर लगाना पड़ेगा। सीरीज के अंदर नहीं लगाएंगे तो हमारा जितने बार आप इस फ्यूज़ को लगाओगे उतने बार ही ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं इस फ्यूज़ को यहाँ पे जल्दी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो फ्यूज़ है ना दोस्तों, ये हमने फ्यूज़ को यहाँ पे लगा दिया हूँ। लगाने के बाद आप जो आपको मैं बोलने जा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, और जो भी दिखाने जा रहा हूँ ना, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है या मेन पॉइंट है कि कैसे हम एक एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपने पास लेकर आ चुका हूँ हमारा सीरीज बोर्ड। यहाँ पे आप कनेक्टर देख रहे हो, ये सीरीज के लिए, ये हमारा डायरेक्ट के लिए। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को रिपेयर करने जाओगे तो मैं कोशिश करता हूँ इस सीरीज पर चेक करना, और आपको भी सीरीज पर ही चेक करना चाहिए। नहीं तो कोई भी अगर दुर्घटना हो जाए ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। कई बार ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाती है और लोगों के आँखों में जल जाती है, जिसके बाद वो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको सुनाया हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे एक फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हुआ था। तो इसलिए चलिए मैं सबसे पहले इस वाली बोर्ड के अंदर सप्लाई दे देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको इसके अंदर सप्लाई चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मल्टीमीटर को हम कब कैसे घुमा रहा हूँ ना, ये भी आपको पता चलना चाहिए। तो मैं अभी इसको वोल्टेज पर सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एसी सप्लाई सेट कर दिया हूँ। और एसी सप्लाई सेट करने के बाद मैं इसका वोल्टेज को चेक करके दिखा देता हूँ, इसका डायरेक्ट लाइन। और यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज आपको दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए हमें जो वोल्टेज दिखा रहा है ना, वो 239 यानी कि 240 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि हमारा वोल्टेज एकदम परफेक्ट वोल्टेज है। तो चलिए, तो अब मैं इस पावर सप्लाई का ये जो कनेक्टर है, मैं कनेक्टर को यहाँ पे लगा देता हूँ। जो प्लग है, इस प्लग को यहाँ पे लगा देता हूँ। ये सीरीज कनेक्शन में ये आ गया। इस सीरीज कनेक्शन आने के बाद मैं ये स्विच को प्रेस कर दिया हूँ, और स्विच को प्रेस करने के बाद मैं सबसे पहले इसका वोल्टेज को चेक करके दिखा देता हूँ कि ये इसके अंदर कितना वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे एसी पर सेट करा हुआ है हमारा मल्टीमीटर। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज को चेक करके दिखाता हूँ आपको कितना वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ पे 240 के वोल्टेज आसपास दिखा रहा है ना, देखने को मिल रहा है आपको 240 वोल्टेज बिल्कुल ओके है। अब हम इसको ट्रेस कैसे करेंगे, तो इसका ट्रेस करने के लिए यहाँ पे जो मैंने लगा दिया था ना, मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से कैसे वोल्टेज अगले तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको हटा लिया हूँ। हटा लेने के बाद यहाँ पे एक जो लेग है ना, यहाँ से इधर से होते हुए इधर तक जा रहा है। तो एक प्रोब को मैं यहाँ पे टच करता हूँ, और इसको टच करने के बाद एक को मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। तो कितना वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है, देखिए 241 वोल्टेज दिखा रहा है। तो अब अगला जो यहाँ पे देखिए इधर से होते हुए हमारा कंपोनेंट्स यहाँ तक आ रहा है, मतलब यहाँ तक आ गया। यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, तो कॉइल के माध्यम से हमारा वोल्टेज यहाँ पर आया। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज 240 वोल्टेज आया, मतलब यहाँ तक वोल्टेज सही है। और यही ट्रैक इधर से होते हुए यहाँ पर आया, तो यहाँ पे कितने वोल्टेज हमें दिख रहा है 240, मतलब ओके है। तो एक प्रोब तो यहाँ पे आ गया है, मतलब यहाँ तक हमारा वोल्टेज एकदम परफेक्ट है। अब दूसरे ट्रैक को भी हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरे ट्रैक को हम कैसे चेक करेंगे कि इस तरह से होते हुए इस फ्यूज़ के आउटपुट से होते हुए यहाँ पे आया। यहाँ पे कितने वोल्टेज 240 वोल्टेज एकदम ओके, 100% ओके है। उसके बाद यही वाला ट्रैक इधर से होते हुए हमारा यहाँ पर आया, और यहाँ से होते हुए एक कॉइल के माध्यम से यहाँ पर आया। तो यहाँ पे भी देखिए 240 वोल्ट आ गया है। और इधर से होते हुए हमारा यहाँ पर आया, यहाँ पे आएगा
यहाँ पर आ गया और यहाँ से क्या हुआ कि एक कॉइल लगा हुआ है, देखिए कॉइल का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इधर से होते हुए यहाँ पर आया हमारा वोल्टेज। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज आ गया 240 वोल्ट और इधर से आते हुए हमारा यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ तक सारे के सारे वोल्टेज एकदम ओके है। तो इधर से एक कॉइल के माध्यम से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी वोल्टेज देखिए 240 वोल्टेज आ गया और इधर से होते हुए हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आ गया और उसके बाद यहाँ पे और एक कॉइल लगा हुआ है, आपको कॉइल का सिंबल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब हमारा यहाँ तक आ गया और यहाँ से हमारा ये तक आ गया। तो यहाँ पे हमारा 240 वोल्टेज आ गया। अब ये कि देखिए यहाँ पे और एक कॉइल लगा हुआ है, तो इधर का वोल्टेज यहाँ पर आया और इधर का वोल्टेज यहाँ पर आया। तो यहाँ पे हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जो कि एसी सप्लाई को डीसी यानी कि पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। आपको पता होगा जो छोटे चेज का होता है वो 4 डायोड को एक साथ कंबाइन करके ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बना के रखा हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एसी सप्लाई यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर तक सही सलामत आ चुका है, यहाँ पे 230 वोल्टेज मिल रहा है और इसी ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट से हमें अब वोल्टेज मिलेंगे डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज मिलेंगे तो हमें अब इस मल्टीमीटर को डीसी पर सेट करना पड़ेगा। एसी पर सेट करा हुआ था तो इस बटन को मैंने प्रेस करा, अब हमारा ये डीसी पर सेट हो गया है। अब यहाँ तक हमारा वोल्टेज एसी आ रहा था और इस ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट से हमें डीसी सप्लाई मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं टच करके देखा तो यहाँ पे देखिए 330 वोल्ट एकदम परफेक्ट है और यही सेम वोल्टेज यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ गया। तो यही वाला नेगेटिव सिरा ना यहाँ तक आ गया। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव पोर्ट टच करके रखता हूँ और पॉजिटिव वाला यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आया, देखिए 330 वोल्ट। और उसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ पे के डायोड के माध्यम से यानी कि सेफ्टी डायोड के माध्यम से यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद और एक के सेफ्टी डायोड के माध्यम से यहाँ तक आ गया। यहाँ पे भी एक छोटा सा डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए 330 वोल्ट और यहाँ से आते हुए एक जंपर के मदद से ये जो मेन कैपेसिटर है ना, इस मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन पर आ गया। मतलब यहाँ पे देखिए 330 वोल्ट सही है। अगर हम इस मेन कैपेसिटर के सप्लाई की वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 330 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक पॉइंट को मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और ग्राउंड करने के बाद अब हमें एक चीज़ चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ तक तो हमारा सप्लाई वोल्टेज एकदम सारे के सारे ओके यहीं से ही हमारा सर्कुलेट होती है। एक तो मेन सप्लाई वोल्टेज के लिए, एक हमारा बैकलाइट वोल्टेज के लिए, और दोनों पावर सप्लाई का जो मेन पावर मॉसफेट है ना एक ही है। तो यहाँ पे हमारा मेन पावर मॉसफेट लगा हुआ है, इसका 3 लेग होता है, एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन और एक होता है गेट। तो हमें ड्रेन पर 300 वोल्ट चेक करना होता है। यहाँ पे ड्रेन पर देखिए 330 वोल्ट एकदम ओके है और उसके बाद बाकी जो तो पॉइंट है ना वहाँ पे हमें इनिशियली कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ तक भी वोल्टेज हमारा बिल्कुल 100% ओके है। और मैंने चेक करके भी देख लिया हूँ कि ये जो मेन मॉसफेट है ना, इस मेन मॉसफेट के अंदर ही कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो अब हमारा जो शक हो रहा है ना, ये एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब मैं इसके अंदर से इस वाली प्लग को डिस्कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि एसी सप्लाई से हम इसको डिस्कनेक्ट कर लिया हूँ। एसी सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हमें ये चेक करना पड़ेगा ये जो मेन कैपेसिटर है ना, इस मेन कैपेसिटर के अंदर कोई भी सप्लाई वोल्टेज स्टोर होके रह गया है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें एक इस टाइप का 100 वाट के बल्ब की ज़रूरत पड़ेंगे। तो मैं इस बल्ब को यहाँ पे रखता हूँ और आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस बल्ब को इन मेन कैपेसिटर के दोनों लेग के साथ टच करूँगा, अगर यहाँ पे आपको कोई भी जलने के लिए कुछ भी देखने को मिले तो आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस वाले पावर सप्लाई के अंदर खराबी क्या है, आउटपुट में वोल्टेज क्यों नहीं जा रहा है। तो इसके लिए चलिए यहाँ पे टच कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा हमें टच करके मतलब वोल्टेज आया और वोल्टेज आने का तुरंत ही चला गया है। मतलब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये वाली आईसी का अंदर ही है। और ये वाली आईसी क्या करता है कि ये PWM आईसी होता है, मतलब आउटपुट में कितना वोल्टेज जाएंगे या उसको स्टेबल रखने के लिए ये वाली आईसी को इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये वाली आईसी है ना, हमें मार्केट से आसानी से नहीं मिलता है। तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। काम कर रहा हूँ का मतलब क्या है कि मैं एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी किसी भी टाइप का पावर सप्लाई क्यों ना आए, अगर हमें उस पावर सप्लाई के अंदर ये PWM आईसी खराब मिले तो उसके अंदर हम लोग उस मॉड्यूल को लगा के बहुत ही आसानी से पावर सप्लाई को रिपेयर कर सके। क्योंकि इस टाइप का पावर सप्लाई के अंदर क्या होता है कि ये वाली PWM आईसी पावर आईसी खराब हो जाने के बाद बहुत सारे टेक्नीशियन के पास दिक्कत ये आने लगती है कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे खराबी है, उसको पता नहीं चलता है कि ये वाला आईसी खराब हो चुका है, क्योंकि वो टेस्टिंग करने से नहीं मिलता है। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें एब्जॉर्व करना होता है। और मैं 100% श्योर हूँ कि इस वाले पावर सप्लाई के अंदर यही वाला आईसी खराब है, जिसके कारण जो है ना ये हमारे आउटपुट पे
कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। और इस वाली आईसी के आउटपुट का जो पॉइंट है ना, ये 6 नंबर पॉइंट है जहाँ पे हमारा PWM सिग्नल आउटपुट होगा, और उसको चेक करने के लिए हमें जरूरत होती है डीएसओ की। मेरे पास डीएसओ है, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इस वाले पावर सप्लाई के अंदर से या ये वाले आईसी के अंदर से आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। सारे चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो के अंदर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कौन से ऐसे 5 पॉइंट है जो 5 पॉइंट में पर्सनल इस्तेमाल में लेता हूं कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए। तो हमें तो ये पता चल गया है कि इसके आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब ये हमारा ये आईसी खराब हो गया है। और इस आईसी का अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है SC2016। SC2016 ये वाला आईसी खास करके पीएफसी पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये वाली आईसी का अगर नेचर की बात करें, ये ग्रीन मोड है, क्योंकि इस टाइप का आईसी का बहुत सारे अलग अलग मोड होता है, जैसे कि फिक्स करेंट, लीनियर करेंट, ग्रीन मोड, और भी अलग अलग मोड का होता है। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को सारे चीज़ जानकारी मिल सके। तो अगर हमें इस वाली पावर सप्लाई को रिपेयर करना है तो हमारे पास 2 रास्ता है। एक रास्ता कि हम इसको निकाल के फेंक देंगे, उसके बाद इसके अंदर मॉड्यूल लगा देंगे। लेकिन अगर हम इसके अंदर मॉड्यूल लगा देंगे तो इसका एक सेक्शन रिपेयर हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारे जो 12 वोल्ट आउटपुट करना था 12-13 वोल्ट वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका बैकलाइट सेक्शन ये चालू नहीं होगा। अगर हमें बैकलाइट सेक्शन के साथ हमारा मेन सप्लाई का भी सेक्शन को ठीक करना है तो हमें ये वाली आईसी को चेंज करके नया आईसी को लगाना पड़ेगा, या इस टाइप का कोई मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में ऐसा कोई मॉड्यूल हमारे आंखों से नहीं है जो कि अच्छे से काम कर सके, इसीलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। बहुत ही जल्द आपके सामने एक नया मॉड्यूल देखने को मिलेंगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की तरफ से, जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और 2-4 एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा आपके सामने मॉड्यूल भी आ जाएंगे, और जिन लोगों को इस टाइप का पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने के लिए दिक्कत आ रहा था, सारे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे एक चुटकियों में। तो अगर हमें इसका ठीक करना है तो आप 524 मॉड्यूल लगा सकते हो। 524 मॉड्यूल लगाने के बाद आउटपुट से आप 12-13 वोल्ट जितने भी चाहिए आप ले सकते हो। लेकिन अगर बात करें कि इस वाली बैकलाइट सेक्शन को हम कैसे ठीक करना है, तो बैकलाइट सेक्शन को भी आप ठीक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो 3 तार वाला मॉड्यूल आते हैं ना, उस 3 तार वाला मॉड्यूल को आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से 3 तार वाला मॉड्यूल यहाँ पे लगाना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि LCD LED के अंदर जो चीज़ रहता है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है। तो छोटा सा आप लगाने जाओगे तो वो 3 तार वाला मॉड्यूल मतलब वो उतना सेफ्टी नहीं होता है जितना 524 मॉड्यूल होता है, क्योंकि 3 तार वाले जो मॉड्यूल होता है ना, उसके अंदर से मैक्सिमम 300-350 वोल्ट आउटपुट में ले सकते हो। इसलिए जब भी अगर कुछ भी फेलियर आ जाए इस मॉड्यूल के अंदर तो आपका पूरा का पूरा सर्किट भी खराब हो सकते हैं, पूरा का पूरा मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप जो 3 तार वाला मॉड्यूल होता है इस टाइप का पावर सप्लाई के अंदर लगाना। हाँ, आप 3 तार वाला मॉड्यूल को आप लगा सकते हो, किसी दूसरे टाइप का जो पावर लाइट होता है उसके अंदर लगा सकते हो, लेकिन मैं LED टीवी के अंदर प्रेफर नहीं करता हूँ उसके सेफ्टी की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मैं जो आपको 5 पॉइंट बताया हूँ SMPS पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए, ये 5 पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और अच्छा भी लगा है, और ये सारी जानकारी आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इसी बात पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हो। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा PWM सेक्शन का मॉड्यूल को बनाने के लिए जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर आपका कोई इनपुट देना चाहते हो या कोई आपके पास ऐसा आइडिया है आप हमें भेजना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। उसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप हमें अपना जो फीडबैक है वो आप दे सकते हो। उसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर जाके भी हमें अपना फीडबैक दे सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप जो भी जानकारी हमें दोगे वो सारी जानकारी जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा ना इसके ऊपर, उस टाइम में अप्लाई करूंगा। अगर ऐसा सक्सेसफुल हो जाए तो आपको उसका क्रेडिट भी दिया जाएगा। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वाली वीडियो को सारे जगह पर शेयर करके फैला दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि एक SMPS पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो करते हो, इन सारे प्रॉब्लम को ढूंढ के उसको फिक्स करना होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उसे ऑल द बेस्ट।